हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी ए सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हमने बीकॉम ऑनर्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। इसमें हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसका हमने इंट्रो क्लास कर चुके हैं। नाउ स्टार्टिंग क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 में हमने टॉपिक्स डिसाइड किए थे कि वील डू दीज 3 टॉपिक्स। First one is break even analysis, second one is computation of contribution and profit margin, and third one is profit volume ratio or PV ratio. So starting with the first topic, break even analysis. As we have already studied earlier in our previous class, what is break even? So in today's class we will study with two perspective from narrow meaning and broad meaning. देखिए, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस एक टेक्निक है, एक वाइडली यूज टेक्निक है जो स्टडी करती है CVP रिलेशनशिप को, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप को। इसी तरह हम कहते हैं कि हम इसे दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, विथ नैरो कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें नैरो कॉन्सेप्ट की, तो नैरो कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होगा। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हमारा प्रॉफिट 0 होगा, और ये कह सकते हैं कि जहां पर हमारा रेवेन्यू हमारी कॉस्ट के इक्विवेलेंट होता है। कॉस्ट हमारी वेरिएबल हो सकती है, कॉस्ट हमारी फिक्स हो सकती है। जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। मान लीजिए एक्स एक्सिस में हमारी यूनिट्स दी हुई हैं और यहाँ पर हमारा अमाउंट दिया हुआ है। हम कहते हैं अगर हम एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी कॉस्ट नहीं आएगी, 0 आएगी। अगर हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी, 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट आएगी, एंड सो ऑन। दिस इज़ नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि हम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा खर्चा आएगा, अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारा खर्चा नहीं आएगा। करेक्ट। 1 यूनिट प्रोड्यूस की 10 रुपये, 2 यूनिट प्रोड्यूस की 20 रुपये, 3 यूनिट प्रोड्यूस की 30 रुपये। इट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट इट विल रिमेन सेम। फिक्स कॉस्ट कहते हैं, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं होता। दैट सिंपली मीन्स वो डजेंट डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री का रेंट। अब फैक्ट्री का रेंट मान लीजिए 10,000 रुपये है। हम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे, हमें 10,000 रुपये का रेंट देना पड़ेगा, ठीक, अप टू द लेवल ऑफ कैपेसिटी। इट मीन्स लेट्स सपोज इट्स अ 10,000 रेंट, इट्स अ फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स इट विल ऑलवेज अबव द बोथ। करेक्ट। दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। नाउ अब हमने एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं की तो सेल कितनी होगी उसकी, 0। हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस की तो हमने कुछ सेल की, इस तरह हमने 2 यूनिट प्रोड्यूस की तो कुछ सेल की, एंड सो ऑन। लेट्स सपोज हमने 4,000 यूनिट प्रोड्यूस की इनटू में रेट इज इक्वल टू टोटल सेल। तो एक लेवल तक तो हमारी सेल 0 होगी जब ये 0 यूनिट्स होंगी, बट जैसे जैसे हम यूनिट्स प्रोड्यूस करते रहेंगे वैसे वैसे मार्केट में सेल करेंगे, तो सेल करते करते हमारी यूनिट सेल हो जाएंगे। दिस इज़ आवर टोटल सेल्स। अब समझते हैं, हमने 0 यूनिट प्रोड्यूस की तो 0 यूनिट सेल हुई। मान लीजिए हमने 5 यूनिट प्रोड्यूस की तो हमारी 5 यूनिट सेल हुई, 10 यूनिट प्रोड्यूस की तो 10 यूनिट सेल हुई, एंड सो ऑन। देखिए, दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर है। दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, एंड इसी एनालिसिस को हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। इससे ऊपर अगर हम इस सेक्शन को देखें, इस सेक्शन में हमारी टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट कम है, इस सेक्शन को हम कहेंगे प्रॉफिट। एंड अपोजिट देखें, अगर इससे इस सेक्शन को देखें अगर हम, तो यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू हमारी कम। जब हमारी रेवेन्यू कम है तो दिस पोर्शन इज नोन एज लॉस। इसे हमने डिटेल में समझा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में। करेक्ट। तो जो हमने प्रीवियस क्लास पढ़ी थी उसमें हमने ऑलरेडी देखा था कि ब्रेक इवन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे इसको एनालाइज किया जाता है। सो इन सिंपल वी हैव अंडरस्टूड कि ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट is equivalent to total revenue. That means where there is no profit and there is no loss situation is known as break even
पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। इट्स अ नैरो कॉन्सेप्ट। तो कहता है कि जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं तो ब्रेक इवन एनालिसिस में दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दो तरह के सेंस होते हैं। एक तो नैरो कॉन्सेप्ट होता है, एक नैरो मीनिंग होता है, एक ब्रॉड मीनिंग होता है। नैरो मीनिंग ये होता है कि जहां पर हमारा प्रॉफिट जीरो होगा, या हम ये कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ये होगा हमारा नैरो कॉन्सेप्ट। बट we are doing management accounting. From perspective of management accounting, we should be very broad ideas. Correct? Now, what is the meaning in terms of broad sense? तो ब्रॉड सेंस में अगर हम देखें तो हम इसके अंदर सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, हमें इसके अंदर ये भी समझना होगा कि अगर हम ब्रेक इवन के बाद की अगर सिचुएशन देखें, ब्रेक इवन के बाद का अगर हम डिजायर्ड प्रॉफिट देखें कि अगर हम इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो हमें कितने रुपए की सेल करनी होगी, या हमें कितनी और एडिशनल यूनिट सेल करनी होगी अगर हम कुछ अमाउंट डिजायर्ड प्रॉफिट के रूप में चाहते हैं। That simply means we have to think broadly. In broad sense, we have to determine, we can analyze that after break even point, how much units we should sell. And we can sell to earn or to receive the desired profit, desired amount of profit. It is understand with the help of break even analysis, broader meaning. तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस का सिंपल मीनिंग होता है जहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के इक्विवेलेंट होगी। इट्स अ ब्रेक इवन पॉइंट इन नैरो मीनिंग। और जब हम ये देखेंगे कि ब्रेक इवन अर्न करने के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हम अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिटरमाइन करना चाहते हैं, डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो हमें कितनी एडिशनल यूनिट्स और बेचनी होंगी। एंड इट इज अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडर मीनिंग। तो यही कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज वाइडली यूज टेक्निक टू स्टडी सीवीपी रिलेशनशिप, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप को दिखाता है ये। इट इज इंटरप्रेटेड इन नैरो एज वेल एज ब्रॉडर सेंस। इसे नैरो एंड ब्रॉडर सेंस दोनों में देख सकते हैं। नैरो सेंस की बात करें तो नैरो सेंस क्या कहता है, नैरो मीनिंग कहता है इन दिस ब्रेक इवन एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ये सिर्फ ये जानने में ज़्यादा इच्छुक रहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। That means what is the break even point, where is the situation where there is no profit or no loss situation, or we can say total sales is equal to total cost. That is that level of production and sales where there is no profit or no loss. At this point total cost becomes equal to total sales. But broader meaning अगर हम देखें, broader meaning सिर्फ ये जानने में इच्छुक नहीं रहता है कि उसकी किस लेवल पर ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, किस लेवल पर हमारे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के इक्विवेलेंट हो रहा है, बट ये जानने में और इच्छुक रहता है, ये जानना चाहता है कि हम अगर कुछ एक डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो हमें कितनी और यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, कितनी और यूनिट सेल करनी होंगी। इट मीन्स इट्स अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच विच इज थिंकिंग फॉर द फ्यूचर। कहता है इन दिस ब्रेक इवन एनालिसिस यूज्ड to determine probable profit and future profit or loss at a given level of production or sales. It also helps to determine the amount or volume of sales to earn a desired amount of profit. अगर हम कुछ desired amount of profit earn करना चाहते हैं तो हमें कितने रुपए की सेल करनी होगी, कितनी हमें और यूनिट सेल करनी होंगी। ठीक, एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। टोटल फिक्स कॉस्ट दी है 12,000, सेलिंग प्राइस दिया है 12 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपये पर यूनिट। प्लीज समझना ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाती है। टोटल कॉस्ट दोनों होती हैं, चाहे फिक्स कॉस्ट हो या फिर वो वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कहता है कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ठीक है जी, अब समझते हैं। वो ये कहता है कि हमारे को एक यूनिट पे पर यूनिट जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस पर यूनिट, वो दिया हुआ है हमें 12 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 9 रुपये। तो 3 रुपये हम कहते हैं हमारे को कॉन्ट्रीब्यूशन आया। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स अगर हम एक यूनिट बेचते हैं तो हमें 3 रुपये की कमाई होती है। अब सोचिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है। ब्रेक इवन पॉइंट कहता है कि जहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के इक्विवेलेंट हो जाती है, इसे कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। इन अदर वर्ड्स, इन अदर सेंस इट सेज कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा पर यूनिट पे इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हमारे फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा।
दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी देखो यहाँ पर कवर हो गई, तो हमें 3 रुपये एक यूनिट पर इनकम हो रही है, बट हमारे पास 12,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट है। तो अगर हमारे इस 3 रुपये से 12,000 रुपये कवर हो जाते हैं तो हमारा यानी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो यही कहता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है। तो जहां पर हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पर यूनिट दिया हुआ है 3 रुपये, यूनिट्स का हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट है 12,000। अब देखिए आप यूनिट्स कितनी निकल गई, इससे निकल गई यूनिट 4,000। इट मीन्स अगर हम 4,000 यूनिट सेल करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। लेट्स चेक इट, चेक करते हैं। हमने कहा एक यूनिट 12 रुपये की है, 4,000 यूनिट बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 48,000 रुपये की सेल हो जाएगी। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपये है तो 4,000 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 36,000 हो जाएगी। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया हमारा 12,000 रुपये। इट मीन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 12,000 रुपये। और हमारे को फिक्स कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी है 12,000 रुपये। इट मीन्स हमने कॉन्ट्रीब्यूशन कवर किया 12,000 रुपये और हमने फिक्स कॉस्ट पे कर दी 12,000, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया नील। एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाती है। दैट मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू टोटल सेल्स और टोटल सेल वैल्यू। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। ठीक, आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं और इसे समझते हैं क्या है। कह रहा है कंटिन्यू द सेम फिगर्स। इट मीन्स जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था हम उसी को समझते हैं। और आगे कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेल्स इफ डिजायर्ड प्रॉफिट और डिजायर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6,000 एंड 15,000। अब प्लीज समझना, देखिए इट मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था हमारा नैरो कॉन्सेप्ट, जो हमें सिर्फ ये समझा रहा था कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। बट ये कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाह रहा है, इस इलिस्ट्रेशन से हम समझना चाह रहे हैं कि हमारा ब्रॉडर सेंस क्या है, हम ब्रॉडर सेंस में क्या सोच रहे हैं। इट मीन्स अगर हम फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो वो यही कहता है कि कितने रुपए की सेल करेंगे कि हमारे को 6,000 का प्रॉफिट होगा या फिर हमें 15,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, अब समझते हैं। इट मीन्स हमने कहा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट हुआ कि हमने फिक्स कॉस्ट कितनी रिकवर की डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। करेक्ट, यही अभी हमने देखा, जो कि हमने ये फॉर्मूले से सीखा। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बेचेंगे कि हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। उसी से हमने फॉर्मूला डेवलप किया है कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगी कि इतनी यूनिट्स पर हमारे पास यानी ब्रेक इवन पॉइंट्स होगा। ठीक है जी, अब समझते हैं। हमने कहा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट तो इस पर आ जाएगा, बट हमें चाहिए डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर हम 6,000 का प्रॉफिट और अर्न करना चाह रहे हैं तो जरा बताओ, अगर हम बात करें डिजायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, अगर हम डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट होना चाहिए, कितने रुपए की सेल करेंगे, तो जरा बताओ। पहली बात हमें फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी होगी। हमने कहा हमारी फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 12,000 रुपये, जो कि फिक्स है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें दिया हुआ है 3 रुपये। इट मीन्स इससे हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, इससे पॉइंट आएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट से क्या निकल आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। अब समझिए, अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 100% रिकवर हो जाती है, अगर 100% रिकवर अगर हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाती है, तो उसके बाद जो होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वही होगा हमारा प्रॉफिट पर यूनिट। इज दिस क्लियर और नॉट? क्योंकि मेजर जो था हमारा फिक्स कॉस्ट का खर्चा था वो रिकवर हो गई, वो हमारी 100% रिकवर हो गई टिल ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट तक हमारे को अगर टिल रिकवर हो गई हमारी फिक्स कॉस्ट, तो उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट और सेल प्राइस का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर करनी है, फिर उसके बाद जो होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद सेलिंग प्राइस में कंट्रीब्यूशन जो निकलेगा वही हमारा प्रॉफिट होगा आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि अगर हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 6,000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और एक यूनिट पर हमें 3 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो ये निकल आएगा हमारा डिजायर्ड सेल्स। क्या निकल आएगा, डिजायर्ड सेल्स। चलो देखते हैं कितना होगा। ये हो गया हमारा 4,000 यूनिट्स प्लस 2,000 यूनिट्स, टोटल हो गया हमारा 6,000 यूनिट्स। इट मीन अगर हम 6,000 यूनिट सेल करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 6,000 रुपये का। लेट्स चेक कर लेते हैं। हमने का सेल देख लेते हैं कितनी है। सेल्स हमारा है, सेलिंग प्राइस है हमारा 12 रुपये पर यूनिट,
तो हमने कहा 12 रुपये पर यूनिट इंटू में 6000 यूनिट बेचेंगे तो कितना आएगा 72,000 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट हमारा 9 रुपये पर यूनिट है तो 6000 यूनिट पर कितना आएगा 54,000। हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 18,000 रुपये। ये मैं आपको चेक करना बता रहा हूँ कैसे, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे कितना 12,000, देखो प्रॉफिट कितना आ गया 6,000। ये तो हम चाहते थे कि हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, हम कितनी यूनिट बेचें कि हमारा प्रॉफिट 6,000 का होगा। एंड इट इज़ स्टेटेड विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और ब्रॉडर सेंस। आपके लिए होमवर्क होगा कि अगर आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको कितनी यूनिट सेल करनी होंगी, यह आपका होमवर्क है। एंड आपको मैं आंसर बता देता हूँ क्या होगा। हमने कहा 15,000 हमें यूनिट्स चाहिए, ब्रेक इवन हमारा 4,000 रुपये है, 3 रुपये प्लस कंट्रीब्यूशन रहा तो 5,000 हम एडिशनल यूनिट बेचेंगे तो हमारे को प्रॉफिट हो जाएगा कितना 15,000। 5,000 यूनिट्स ये हैं और 4,000 यूनिट्स हैं तो हमारा जो आंसर होगा 9,000 यूनिट्स। अगर हम सेल करते हैं 9,000 यूनिट्स अगर हम सेल करेंगे तो हमारे को प्रॉफिट आ जाएगा कितना 15,000 रुपये। आपको ये चेक करना है, एज अ होमवर्क है आपका कि आपको ये चेक करना है एंड ये डिटरमाइन करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि इज़ दिस फाइन और नॉट, क्या 9,000 यूनिट्स पर हमारा 15,000 का प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए जी आगे समझते हैं। लेकिन ब्रेक इवन हमारे को समझ में आया कि ब्रेक इवन एनालिसिस हमारा दो तरफ से होगा। एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमें सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करने की बात करेगा, लेकिन ब्रॉडर सेंस में अगर हम देखें तो हमें ये डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करने के लिए कह सकता है कि हमें कितना डिजायर्ड प्रॉफिट डिजायर्ड सेल्स करनी पड़ेगी अगर हम डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो। ठीक है जी, अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं। ये कहता है ब्रेक इवन एनालिसिस कहता है कि इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। ठीक है जी, क्या कहता है अजम्पशंस अंडरलाइंग ब्रेक इवन एनालिसिस एंड सीवीपी एनालिसिस। ये कहता है कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहले कहता है कि ऑल कॉस्ट, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट है, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। कैन बी सेपरेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल उन दोनों कंपोनेंट में वो अलग अलग हो जानी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। अगर वो सेपरेट नहीं है, मान लीजिए कोई सेमी फिक्स कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, अगर वो हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में, तो दैट विल नॉट बी वर्कड हियर। ठीक है जी, पहली एजम्पशन। दूसरी एजम्पशन कहता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होगी हमारी पर यूनिट वो रहेगी कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स अगर हम 1 यूनिट बनाते हैं तो 10 रुपए की कॉस्ट, 2 यूनिट बनाएंगे तो 20 की, अगर 1,000 यूनिट बनाएंगे तो 10,000 की कॉस्ट। दैट सिंपली मीन्स इन प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम यही हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। थर्ड अजम्पशंस कहता है कि जो फिक्स कॉस्ट होगी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट कहता है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा चेंज नहीं होगा एज वी इंक्रीज द वॉल्यूम। इट मीन्स अगर हम पहले 1,000 यूनिट बेच रहे थे, हमारा 1,000 यूनिट सेल कर रहे थे, 10 रुपए का प्राइस था, अगर हम 2,000 यूनिट बेचेंगे तो भी 10 रहेगा, हम इसमें कम नहीं करेंगे। फिफ्थ अजम्पशन कहता है देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा। और इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम सेल्स मिक्स जो होगा डज नॉट चेंज। सेल्स मिक्स किसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए 1 यूनिट हमने एक तरह का प्रोडक्ट Q1 हमने 1 यूनिट बेचा, Q2 हमने 2, Q3 हमने यानी 3 प्रोडक्ट बेचे। इट मीन्स वो कह रहा है कि अगर हम इसको सेल्स मिक्स करें, नंबर ऑफ यूनिट्स आर मिक्स्ड, तो उस केस में वो कहता है कि ये कंसिडर नहीं होगा। सेल्स मिक्स डज नॉट चेंज, सेल्स मिक्स हमारा चेंज नहीं होगा अगर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन सेवरल प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड, एक से अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे, सेल ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज बी इन सेम प्री डिटरमिन्ड प्रोपोर्शंस, कि हम जो पहले डिसाइड कर चुके हैं उसी प्रपोर्शन में सेल होगा। अगला कहता है, 6th अजम्पशन कहता है देयर इज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। प्रोडक्शन एंड सेल्स में क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। दैट मीन्स जितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है, टोटल प्रोडक्शन हम बेच देंगे, हमारे पास ना ही कोई ओपनिंग स्टॉक होगा ना ही हमारे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा। दैट मीन्स प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल होगा, हमारा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर कोई सवाल नहीं होगा। जितना हम बनाते हैं हम टोटल का टोटल सेल आउट कर देते हैं। इट्स द अनदर अजम्पशन।
एंड सेवंथ अजम्पशन कहता है कि प्रोडक्टिविटी पर वर्कर डज नॉट चेंज, कि अगर हम कहें एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंसी घट रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी घट रही है, ऐसा नहीं होगा। अगर उसमें चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। एंड लास्ट अजम्पशन कहता है कि देयर विल बी नो चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल, कि जो प्राइस लेवल है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। दीज आर द 8 अजम्पशंस, जिन अजम्पशंस के बेसिस पर हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी, दिस वॉज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस इन नैरो सेंस एंड इन ब्रॉडर सेंस। ठीक है जी, इट वॉज आवर फर्स्ट पार्ट। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट कवर्ड हो गया। सेकेंड पार्ट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है जी, चलिए जी देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट मार्जिन। ये हमारे को स्टेटमेंट दे रखी है प्रॉफिट की। हमने कहा सेल कैसे करेंगे, क्वांटिटी इनटू में रेट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे करेंगे, क्वांटिटी इनटू में रेट। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा, फिक्स कॉस्ट उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो आएगा उसे कहेंगे हम प्रॉफिट, या हम कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी, अब समझते हैं। इट मीन्स हम कंट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें, मान लीजिए 100 रुपये की सेल है, 60 रुपये का हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, 40 रुपये का हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन आ गया। मान लीजिए 30 रुपये फिक्स कॉस्ट है, तो 10 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इन सिंपल सेंस। अब समझते हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन है इसे हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तरीका क्या होगा, 100 माइनस 60। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन को जोड़ दें। इट मीन्स हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं कि हम फिक्स कॉस्ट जो है हमारी, जो ये फिक्स कॉस्ट है, इसमें हम प्रॉफिट जोड़ दें, एंड अगर लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। दो तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, दो तरीके से कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, 100 माइनस 60 तो भी 40 आएगा, एंड 10 प्लस 30 तब भी 40 आएगा। इट मीन्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एंड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहता है कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, जो हमारे सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में रिलेशन दिखाता है, या जो हमारा फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट और ईबीआईटी और पीबीआईटी के बीच में रिलेशन दिखाता है। कहता है इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट और ईबीआईटी। ठीक, इलिस्ट्रेशन के साथ समझते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन। वैसे हम ऑलरेडी इलिस्ट्रेशन में देख चुके हैं कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें स्टेटमेंट पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन, या फिर माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। हम दोनों तरीके से निकालेंगे, इसे कैसे कर सकते हैं जी। पहला स्टेटमेंट, पहला केस देखते हैं। कहता है फिक्स कॉस्ट 8000 की है, प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, 5600 का। हमने कहा जी फिक्स कॉस्ट हमारी 8000 की है, प्रॉफिट दिया हुआ है 5600 का, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13600 इज आवर कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखते हैं। कहता है वेरिएबल कॉस्ट 7000 है, सेल्स है 11000। सेल्स अगर 11000 की है, वेरिएबल कॉस्ट 7000 है, तो हमारा 4000 का क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस कहता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है इस बार 7 रुपये। पर यूनिट कितना दिया, 7 रुपये। प्रॉफिट दिया हुआ है 3000, ब्रेक इवन दिया हुआ है 2000। अब सोचिए, हमें इस बार प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 3000। आप समझना, ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, 2000। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमारी फिक्स कॉस्ट 100% रिकवर हो जाती है। इट मीन्स अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन इनटू में, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें 7 रुपये दिया हुआ है, एंड ब्रेक इवन यूनिट्स हमें कितनी दी हुई है, यानी 2000 इज इक्वल टू, हम ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जहां पर हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है, हम इसे फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट आ गई हमारी 14000, फिक्स कॉस्ट आ गई 14000। तो जरा बताओ हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 17000, दिस प्लस दिस। ठीक है जी, तो दीज आर दी 3 एग्जाम्पल्स विद दी हेल्प। हमने क्या निकाला, कंट्रीब्यूशन निकाला कि कंट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, और आगे समझेंगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो हमारा कंट्रीब्यूशन इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस करके, जो कि हमारे को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है जी, नाउ थर्ड टॉपिक समझते हैं आज का,
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और पीवी रेशो। हम पीवी रेशो भी कहते हैं इसे एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी कहते हैं। देखो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में जो रिलेशन दिखाया जाता है उसे नाम देते हैं हम पीवी रेशो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इट मीन्स हम जैसे ही अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, तो हमारे प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे ही हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो हमारे प्रॉफिट में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। दैट सिंपली मीन्स इन चेंज ऑफ वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से, दैट मीन्स अल्टीमेटली सेल्स में चेंज आने की वजह से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इट इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकालते हैं हम। सेल्स, देखो हमारा सेल्स होगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या निकलेगा कंट्रीब्यूशन। तो ये कहता है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिखाता है उसे कहते हैं पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने कंट्रीब्यूशन निकालना सीखा अभी। तो पीवी रेशियो का सिंपल फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100, अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो। सेल्स इट मीन्स कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इज इक्वल टू पीवी रेशियो, ये हो सकता है। कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन निकल सकता है। और कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू भी क्या निकल सकता है, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी निकल सकता है और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी निकल सकता है, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। डिवाइड बाय सेल्स करेंगे तो क्या निकल आएगा, पीवी रेशियो। ठीक है जी। इन दूसरा और ऐसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है सेल्स पर यूनिट 100 रुपये दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60 रुपये दिया है। कहता है कंप्यूट पीवी रेशियो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं जी, हमने कहा सेल्स प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 60, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया हमारा पर यूनिट इज इक्वल टू 40। तो जरा बताओ पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 40 पर यूनिट डिवाइड बाय 100 पर यूनिट इंटू माई 100 इज इक्वल टू 40%। अब इसमें जानने वाली चीज़ क्या, हम एक और एग्जांपल समझते हैं। एक और एग्जांपल से आपको उसके बाद बताएंगे इसमें क्या चीज़ एक एडिशनल समझने वाली। इससे समझते हैं। कहता है टोटल यूनिट सोल्ड 4000 एट ₹100 ईच, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60, कंप्यूट पीवी रेशियो। चलिए जी, हमने कहा सेल्स हमें कितनी दी हुई है, 4000 यूनिट दी हुई है। 100 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 4 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट वही 4000 यूनिट इंटू में 60 रुपये, कितना हो गया, 2,40,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 1,60,000। ठीक है जी। अब पीवी रेशियो निकालते हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा कंट्रीब्यूशन दैट मीन्स 1,60,000 डिवाइड बाय सेल्स यानी 4 लाख इंटू में 100 इज इक्वल टू 40%। अब प्लीज़ समझना, इन दोनों सिचुएशन को समझना और इन दोनों सिचुएशन में बताना क्या है। देखिए, अगर हम कंट्रीब्यूशन यहाँ पर अगर पर यूनिट ले रहे हैं तो सेल्स भी हमें पर यूनिट लेना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया और सेल्स हमने यानी टोटल ले ली, ये हो जाएगा गलत। इट्स अ रॉन्ग प्रेजेंटेशन। इट मीन्स जिसे कहते हैं हम मैचिंग कॉन्सेप्ट, इट इज नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जितने की हमने कॉस्ट लिए उतने की हमें रेवेन्यू लेनी होगी, जितने की हमने रेवेन्यू लिए उतने का हमें कॉस्ट कंसिडर करना होगा इन ऑर्डर टू कंप्यूट द करेक्ट वैल्यू। इसी तरह यहाँ पर अगर हमने 1,60,000 कंट्रीब्यूशन इन रुपीज, इट मीन्स इतने रुपए का अगर हमें कंट्रीब्यूशन हुआ इन टोटल, तो हम सेल्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, ना कि हम पर यूनिट लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप पर यूनिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4,000 आप देख रहे हो कॉमन है। तो अगर हम 4,000 एक में मल्टीप्लाई करें, 2 में मल्टीप्लाई करें, इसका इंपैक्ट अल्टीमेटली रेशियो में 0 हो जाता है। इसीलिए वो कहता है कि अगर आप पीवी रेशियो निकालते हो तो अगर आप पर यूनिट में निकाल रहे हो तो पर यूनिट ही आपको कंट्रीब्यूशन लेना होगा और पर यूनिट ही आपको सेल प्राइस लेना होगा। बट अगर आप इन टोटल, इन रुपीज टोटल में ले रहे हो तो आपको टोटल ही सेल्स लेनी होगी और टोटल ही कंट्रीब्यूशन लेना होगा, तभी जाके आपका क्या निकल सकता है, ये करेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है जी। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, इट मीन्स हमें ये फॉर्मूला समझ आ गया। अब समझते हैं ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है। कह रहा है पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल्स और चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स। हमें एग्जांपल के साथ करते हैं, इलिस्ट्रेशन के साथ करते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है, कंप्यूट पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। देखो, ईयर दिया हुआ है 2018-2019, सेल दी है 20,000, 22,000, 1,000 और 1,600 का नेट प्रॉफिट है। प्लीज़ समझना, ये कहता है कि आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स, तो आपका पीवी रेशियो निकल आएगा। इट मीन्स अगर हम पीवी रेशियो निकालें यहाँ पे
पीवी रेशो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स। देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ 1600 माइनस 1000 और चेंज इन सेल्स कितना हुआ 22,000 माइनस 20,000 इंटू 100 दैट मीन्स 600 डिवाइड बाय 2000 इंटू में 100 इज इक्वल टू 30%। इट्स योर पीवी रेशो। ठीक है जी। एंड पीवी रेशो क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अब प्लीज समझना, देखिए ये कैसे पता लगा इन दोनों के बीच में कि सिर्फ सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन के बीच में रिलेशनशिप आ रहा है? क्योंकि देखो पिछले साल भी फिक्स कॉस्ट होगी, करंट ईयर में भी फिक्स कॉस्ट होगी, तो जो फिक्स कॉस्ट है वो कंपोनेंट हमेशा फिक्स रहेगा। पिछले साल में भी फिक्स रहा होगा, इस साल में भी फिक्स रहा होगा। मान लीजिए 10,000 रुपये, तो जब हमने डिफरेंस निकाला दोनों का, सेल्स जब हमने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया तो कंट्रीब्यूशन में से माइनस क्या फिक्स कॉस्ट, तो क्या निकला? प्रॉफिट। क्या निकला? प्रॉफिट। इट मीन्स जब हमने फिक्स कॉस्ट दोनों में कंसिडर की होगी और जब दोनों में चेंज दिखाया होगा तो ये फिक्स कॉस्ट इस फिक्स कॉस्ट से कट कर कितनी हो गई? नेट जीरो। इट मीन्स इस फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट कितना है? जीरो। इसलिए वो कहता है कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स इज इक्विवेलेंट टू पीवी रेशो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है जी। अब पीवी रेशो की कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कहता है कैलकुलेट पीवी रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। पहली सिचुएशन देखते हैं। कहता है वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 60 रुपये, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 40 रुपये। जरा बताइए पीवी रेशो कैसे निकालेंगे? पीवी रेशो का सिंपल फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, अब पर यूनिट होगा तो पर यूनिट लिखेंगे और टोटल में होगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन इन रुपीज़ लिखेंगे, डिवाइड बाई यहाँ पर होगा तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यहाँ पर लिखेंगे तो टोटल सेल्स। चलिए जी, सबसे पहले कहता है वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपये की, 40 रुपये का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। हमने स्टेटमेंट बनाई, हमने कहा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो क्या आएगा? प्रॉफिट। ठीक है जी, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है। चलिए जी, सबसे पहला केस समझते हैं। पहले केस में कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है 60 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 40, तो सेल्स कितनी आ गई? 100। तो जरा बताइए कितना हो जाएगा पहले केस में? इट मीन्स 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 दैट इज 40%। दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस कहता है कि सेल दे रखी है 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपये। दैट मीन्स दूसरे केस में कहता है सेल्स दे रखी है हमें 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपये, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 5 रुपये। तो जरा बताओ पीवी रेशो क्या हो जाएगी? पीवी रेशो हो जाएगी 5 रुपये डिवाइड बाई 20 रुपये इंटू में 100 इज इक्वल टू 25%। ठीक है जी। थर्ड केस समझते हैं। थर्ड केस कहता है कि रेशियो टू वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 84%। अब सोचिए वो ये कहता है कि सेल्स और जो वेरिएबल कॉस्ट में जो रेशियो है वो 84% है। दैट सिंपली मीन्स कि वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स इज इक्वल टू 84%। इट मीन्स हमारी अगर 100 रुपये की सेल है तो 84 की हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो जरा बताओ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या निकल आता है? 16%। तो क्या होगा हमारा? 16% डिफरेंशियल अमाउंट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इज इक्वल टू पीवी रेशियो। तो 16% हमारा क्या होगा? यानी पीवी रेशियो होगी। अगला केस कहता है कि प्रॉफिट हमें 5,000 दिया हुआ है। प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है? 5,000 हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। सेल दे रखी है हमें 25,000 रुपये की, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 8,000 रुपये की। तो जरा बताओ 8 और 5 कितना हो गया? 13,000। 13,000 फिक्स कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई होगी? 12,000। तो अगर हम इसमें यानी पीवी रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा? पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? 13,000 कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई 25,000 इंटू में 100। ठीक है जी, जो भी परसेंटेज आएगा ये वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फोर्थ केस कहता है वो फिफ्थ केस कहता है ईयर 1 की सेल है 50,000 रुपये, टोटल कॉस्ट है 40,000। तो जरा बताओ टोटल सेल्स 50,000, टोटल कॉस्ट 40,000, तो जो प्रॉफिट हो गया पहले साल का वो कितना हो गया? 10,000। इसी तरह दूसरे में कहता है कि 60,000 के टोटल सेल्स है, 45,000 की टोटल कॉस्ट है, तो प्रॉफिट हो गया सेकंड ईयर में कितना? 15,000। अब जरा बताइए हमारा फॉर्मूला क्या होता है पीवी रेशियो का? पीवी रेशियो का फॉर्मूला था चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट यानी 15,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स दैट इज 60,000 माइनस 50,000 इंटू में 100। कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 5,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू में 100 इज इक्वल टू 50%। ठीक है जी, इस तरह से हम यानी पीवी रेशियो की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे।
सबसे पहले हमने देखा ब्रेक इवन एनालिसिस किसे कहते हैं, दूसरा हमने सीखा कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड तीसरा कॉन्सेप्ट समझा हमने कि पीवी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके कुछ यूजेस हैं वो समझते हैं। पीवी रेशियो के कुछ यूजेस हैं, कहाँ कहाँ हम पीवी रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहता है पीवी रेशियो एक इंडिकेटर है किस चीज़ का, ऑफ द रेट एट विच प्रॉफिट इज बीइंग अर्न, कि किस रेट पर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। इट मीन्स अगर हमारी पीवी रेशियो हाई होगी, a high PV ratio indicates high profitability and low PV ratio indicates the low profitability in the business। ठीक है जी, इन सिंपल हम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं। जैसे हम सेल्स एरिया के बेसिस पे निकाल सकते हैं, कस्टमर के बेसिस पे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे निकाल सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे निकाल सकते हैं, एटसेट्रा। मे ऑल्सो बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो। हम पीवी रेशियो के बेसिस पर इन सब की कंपेरिजन कर सकते हैं। पीवी रेशियो इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग दी फॉलोइंग टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। क्या क्या, अगर मान लीजिए मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो हम पीवी रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे हम कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करोगे तो क्या निकल आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा। आगे हम इसे सब देखेंगे ये सब चीज़ें, बट आप करोगे तो ये चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह कहता है कि कैलकुलेट प्रॉफिट एट अ गिवन लेवल ऑफ सेल्स। अगर हमें टोटल सेल्स दे रखी है तो हम इस पर कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे उससे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह वो कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न गिवन प्रॉफिट। जैसे हमने डिजायर्ड प्रॉफिट काम कि कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर हमें इतने रुपए की इतना वॉल्यूम सेल करना हुआ। इसी तरह वो कहता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गिवन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और देखेंगे इसमें क्या होगा। अगला कहता है कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, हम सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमारे वॉल्यूम ऑफ सेल्स में क्या चेंज होगा, कितना अमाउंट चेंज होगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम यानी पीवी रेशियो का बहुत इस्तेमाल करेंगे आगे फ्यूचर क्लासेस में। आप देखोगे कि हम पीवी रेशियो का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। अब इंप्रोवाइजेशन इंप्रूवमेंट क्या क्या है पीवी रेशियो में, क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम। तो कहता है पीवी रेशियो इंडिकेट्स द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। एनी इंप्रूवमेंट इन दिस रेशियो विदाउट इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। हम फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे, वो रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट। हम फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे, बट हम या तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करेंगे, हम अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे, या हम अपने सेल्स मिक्स को चेंज करेंगे, बट हम अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिट रेशियो को, पीवी रेशियो को इंप्रूव करेंगे विदाउट चेंजिंग इन फिक्स कॉस्ट। जनरली क्या होगा, पीवी रेशियो हमारी बदल जाएगी, हम जैसे यानी अपना क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कम करेंगे या बढ़ाएंगे, हम कॉस्ट को कम करेंगे तो हमारा क्या पीवी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। तो इंप्रूव करने के क्या क्या मेथड्स हैं वो ये कह रहा है पीवी रेशियो इज द फंक्शन ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो क्या है, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप दिखाती है। देयरफॉर इट कैन बी इंप्रूव्ड बाय वाइडनिंग द गैप बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। इट मींस सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट में जितना ज्यादा गैप बढ़ेगा उतना हमारा पीवी रेशियो इंप्रूव होगा। और वो गैप कैसे बढ़ेगा, या तो हम अपनी सेल प्राइस इंक्रीज कर दें, अगर हम अपनी सेल इंक्रीज कर देंगे, सेलिंग प्राइस इंप्रूव हो जाएगा तो हमारी क्या होगी, ओवरऑल पीवी रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। या फिर हम अपनी कॉस्ट को कम कर दें, अपनी वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम कम कर देंगे तो भी हमारा पीवी रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। अगला कहता है कि चेंजिंग इन सेल्स मिक्स, दैट इज सेल्स जो सेलिंग मोर ऑफ दोज प्रोडक्ट्स विच हैव लार्जर पीवी रेशियो। इस तरह से हम पीवी रेशियो इंप्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 प्रोडक्ट हैं, 6 प्रोडक्ट में हम वो प्रोडक्ट हम ज्यादा बेचें जिसका हमारा पीवी रेशियो ज्यादा आ रहा है, और जिसका पीवी रेशियो ज्यादा आएगा तो ओवरऑल हमारा पीवी रेशियो ज्यादा दिखेगा। कह रहा देयर बाय इंप्रूविंग द ओवरऑल पीवी रेशियो। तो इस तरह से मैंने अपना ओवरऑल पीवी रेशियो इंक्रीज कर सकते हैं। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज विद द हेल्प वी कैन इंप्रूव अवर पीवी रेशियो। तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट आज सीखे। सो इन टुडेज क्लास वी हैव लर्न थ्री कॉन्सेप्ट्स, एंड बाकी बचे हुए जो कॉन्सेप्ट हैं वील स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज आवर टारगेट। हमने फर्स्ट टॉपिक सीखा, दूसरा सीखा, तीसरा सीखा। इन नेक्स्ट क्लास वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 2 टॉपिक्स एंड दीज 3 and 2 जो भी होगा। उसके अलावा नियर अबाउट 3 to 4 क्लासेस विल कंप्लीट द कंप्लीट चैप्टर। उसके बाद कुछ इलिस्ट्रेशंस होंगे, विल डू सम इलिस्ट्रेशंस, विल डू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अंडर दिस चैप्टर CVP एनालिसिस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब and press the bell icon for future updates. Thank you so much.